हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत हिंदी की बहुत ही अच्छी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। डेली आपको डिस्कशन प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आ जाता है आपका पहला क्वेश्चन। समिष्ट का विपरीत शब्द क्या है? समिष्ट का यहाँ पर विपरीतार्थक दोस्तों पूछा गया है। तो अगर इसके हम आंसर की बात करें, 31st नंबर का अगर आंसर है तो विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि और बेष्टि, इन सब में आपको चूज करना है। तो जो डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा, बेष्टि, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहां पर बेष्टि करेक्ट है। अब करपट का तद्भव रूप आपको बताना है दोस्तों। तद्भव का मतलब देहाती छाप, या जो बोल चाल में हो, चलन में, जिसमें मतलब बहुत परिष्कृत चीजें ना हो। तो करपट का तद्भव कपड़ा हो जाता है। कपड़ा एज यूजुअल हम लोग बोल देते हैं कि कपड़ा है, तो ये हो जाएगा करपट। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात बसंत और बारात वसंत, मतलब इसमें रेफरेंस क्रिएट किया गया है। तो अगर सी ऑप्शन की बात करें तो बारात आप लोग के दिमाग में आया होगा कि बारात होगा, लेकिन ये बारात सही वर्ड होता है, बारात और बसंत। ठीक है, बसंत नहीं, वसंत। वसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु नहीं होती है। तो वसंत, वसंत और बारात। बारात नहीं होता, बारात होता है, बारात। ठीक है, और बसंत नहीं होता, ये वसंत होता है। ठीक है, ये ठीक है। अर्ध स्वर कौन सा है? 34 क्वेश्चन देखें। तो अर्ध स्वर देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण बिना अवरोध के होता है तो उनको हम स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होगा वो स्वर कहलाएंगे। और जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता यानी कि नहीं ली जाती है, तो वो सभी स्वतंत्र स्वर हो जाते हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो अर्ध स्वर आपके या और वा हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। या और वा अर्ध स्वर हैं। जबकि अग्र स्वर की बात करें, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी का सशंकित हो जाना, शंकाग्रस्त रहना। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है एकदम से। अपराधी अगर शंकाग्रस्त हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका है। फिर है एक बार सही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक बात को हम कई बार 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 दोहराते रहें, तो इसके लिए दोस्तों जो सही ऑप्शन है, पिष्टिपेषण होता है। पिष्टिपेषण। ये अगर हम आगार की बात करें कि आगार क्या है, आप लोगों के मन में सवाल होगा। तो आगार क्या होता है? रहने का स्थान होता है। वो कमरा हो सकता है, मकान भी हो सकता है, तो ये आगार कहते हैं। प्राकथन की बात करें तो प्रस्तावना, यानी कि पहले कही गई बात, ये प्राकथन है या प्रस्तावना है। पिष्ट पोषण क्या है? एक बार सही बात को आप दोहराते रहेंगे। प्रस्तावना तो आप जानते ही हैं। प्रस्तावना वो सॉरी, प्राकथन जो होता है वो प्रस्तावना के जो जस्ट पहले हम बात कहेंगे वो प्राकथन हो जाएगा। और जब प्रस्तावना होगी, पाठ्य परिचय देंगे, तो वो प्रस्तावना है। ठीक है, एक बार चलिए, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में? बुद्धिहीन, बुद्धि से जो हीन हो, तो वो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये विशेषण है। ठीक है, एडजेक्टिव है कि तुम तो यार बुद्धू हो, बुद्धिहीन हो, या फलाने बुद्धिहीन है, तो ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी मतलब अलगाव हुआ, तो यहां पर क्या दोस्तों हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट है, अपादान कारक। देखिए, संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होगा, वहां अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, महोर्मी का संध विच्छेद क्या है? तो महाधन ऊर्मी जो है वो महोर्मी होता है। महाधन ऊर्मी। ठीक है, यहां पर 39 नंबर का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। महाधन ऊर्मी ये है महोर्मी। अगला है, चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है? चराचरम, तो चराचरम में जो है वो कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास।
अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिधन आगत, ये इसका संधि विच्छेद है, तो अभि उपसर्ग हो जाएगा। 41 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय, तो इसमें ईय प्रत्यय है दोस्तों। 42 का लेकिन सॉरी सॉरी ईय नहीं है, मैं भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अनीय प्रत्यय है, ठीक है। रमणीय में अनीय प्रत्यय है, कंफ्यूज ना हो और आप भी क्वेश्चन कभी गलत ना करें। रमणीय में अनीय प्रत्यय है, एकदम करेक्ट है, अनीय। देखे अगला क्वेश्चन क्या है? बोरों सबय रघुवंश की धार में वारन बजी सर थही, बान की वायु उड़ाव के लक्षण करो अरहिया समर्थ तही। यहाँ पर काफी जो है पेचीदा सा प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों इसका। आप लोग जैसे भी इसको डिफरेंशिएट करें उसको ये मतलब मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा रस है, स्पेशल जो बात है वो रस की है। तो यहाँ पर दोस्तों क्रोध है, क्रोध मतलब आ रहा है। बोरों सबय, बोरो मतलब डुबा देना, सबय रघुवंश की धार में वारन बजी, ठीक है, बाण की वायु उड़ाव, उड़ाव के। तो मतलब यहाँ पे क्या है? क्रोध है, एक प्रकार से रौद्र की चीजें हैं, तो यहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा रस है? रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। इसमें क्या है? 44 नंबर में अगर देखा जाए तो ये आप सभी को पहले से ही पता है, ये एक दोहा है, ठीक है। ये न चौपाई है, न रोला है, न सोरठा है, न बरवे है, ये एक दोहा है, ठीक है। वाक्य शुद्ध कौन है? मोहन और गीता गा रही है। मोहन और गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। तो इसमें देखिए दो लोग हैं, तो सीधे से यहाँ पर क्लीन सेव क्वेश्चन है सी, मोहन और गीता क्या है? गा रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर जो दोस्तों क्लीव शब्द है, ये जो है हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर ये आधा है तो ये सबसे एट लास्ट आएगा, ठीक है। का आधा है तो क्लीव, क्लीव, ठीक है, यहाँ पर इस वजह से। अब यहाँ सबसे अंत में ये हो गया। निम्नलिखित में गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन क्या होता है? 47 नंबर की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन कब आएगा? प्रस्तावना पक्ष के जो प्रश्न है उसके बाद आएगा। 48 नंबर देखते हैं, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग करेंगे कि व्याख्यान करेंगे कि भ्रमण करेंगे कि चित्र निर्माण करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों वाक्य प्रयोग होगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है उस शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग कर देना। भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्राली, अभिक्रमित अनुदेशन। यहाँ पर देखें तो 49 नंबर का जो डी है, अभिक्रमित अनुदेशन, ये एकदम से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली नहीं है, ठीक है। यहाँ अभिक्रमित अनुदेशन 49 का। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्राली, ये सभी भाषा शिक्षण की पद्धतियां, ठीक है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? दोस्तों ये महात्मा गांधी का मानना है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, व्याकृति प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कक्षाभिनय प्रणाली जो है वो उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण आप कर रहे हैं, आगमन निगमन व्याकृत प्रणाली अपनाई, लेकिन कक्षाभिनय अभिनय करके क्या व्याकरण शिक्षण कर लेंगे आप? आनंद कादम्बिनी, सॉरी आनंद कादम्बिनी किसकी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका है। इसका संपादन
जुलाई 1881 से मिर्जापुर से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा किया जाता था। तो ये दोस्तों कहाँ से किया जाता था? मिर्जापुर से, ठीक है। इसका संपादन जुलाई 1881 से मिर्जापुर से किया जा रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और कौन करते रहे हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक है, इनके द्वारा। आदिकाल की रचना कौन है? अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, कुमार राशो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कुमार राशो है। कुमार राशो ये आदिकाल की रचना है, आदिकाल या वीरगाथा काल, ठीक है। इसके रचयिता कौन है पूछ लिया जाता है तो दलपति विजय है, ठीक है। यह राजस्थानी हिंदी भाषा में रचित है। जबकि अखरावट की अगर हम बात करें तो अखरावट के मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इसमें जायश काल का वर्णन किया गया है। छत्रसाल दशक की बात करें तो इसके दोस्तों क्या हो जाएंगे? छत्रसाल दशक के ये भूषण है और रीतिकाल का इसमें वर्णन किया गया है। और दीप शिखा की बात करें तो ये महादेवी वर्मा की है और ये छायावादी कवित्री दीप शिखा। महादेवी वर्मा ये छायावादी कवित्री है, ठीक है। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है कबीरदास जी। सधुक्खड़ी भाषा है। काहेरी नलिनी, क्यों रे नलिनी तू क्यों कुम्हला गई, इस वजह से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? सभी लोग बता देंगे चिंतामणि है, चिंतामणि, ठीक है। 55 का बी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया है? दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और कब दिया गया है, किस सन में दिया गया है? तो 56 नंबर का बी ऑप्शन 1972 में दिया गया है। निरामिष किसे कहते हैं? 57 नंबर का है। निरामिष का मतलब है मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन मतलब निरामिष। ये 57 का ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सहद शब्द क्या है? सहद तत्सव है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सहद दोस्तों ये आगत है, ठीक है। सहद कैसा शब्द है? आगत शब्द है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अरबी भाषा से हिंदी भाषा में आया है, इस वजह से आगत है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो वनिता की बात करें तो वनिता क्या होता है? स्त्री, स्त्री के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। चलिए, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद की बात करें तो ये विष्णु का पर्याय है, ठीक है। मुकुंद के और पर्यायवाची आप लोग अगर देखें तो माधव है, गोविंद है, मुकुंद है, हरि है, पीतांबर है, चक्रपाणि है। तो ये सभी क्या है? भगवान विष्णु के पर्याय हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर विदिन 13 मिनट्स हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कर दें, लाइक भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।